राजस्थान बीपीएड एमपीएड एमसीक्यूज के वीडियोस का ये 12वां वीडियो है। इसके अंदर हम टीचिंग एंड एप्टीट्यूड एमसीक्यूज का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट के लगभग 50 एमसीक्यूज को हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर नए क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है, उनको समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है जब छात्रों के अनुभव पर आधारित सीखने की बात आती है? जब हम बात करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जो लर्निंग है, छात्रों के जो अनुभव हैं उनके ऊपर आधारित जब सीखने की बात करते हैं तो कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो ये आपका लेबोरेटरी मेथड या फिर प्रयोगशाला विधि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए उपयुक्त है जो विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देती है? इसके ऊपर एनालिटिकल थिंकिंग, तो ये आपकी देती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या फिर प्रश्नोत्तरी। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब है कोई भी आपको इंक्वायरी या फिर सूचना चाहिए वो एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है बच्चे की उसके ऊपर जोर देगी। शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? टीचिंग में आपको एक्सीलेंस अचीव करनी है, उसके लिए क्या जरूरी है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। आपको जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू करते जाने हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब आप किस तरीके से पढ़ाते हो, कौन सी आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं, क्या आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ है, उन पर आप लगातार काम करते चले जाते हो, खुद पर काम करते हो, खुद का डेवलपमेंट करते हो और खुद को असेस करते हो। सेल्फ असेसमेंट में खुद को असेस करने का काम होता है। खुद को असेस करने के बाद उसमें आप इम्प्रूवमेंट करते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है एक्सीलेंस को अचीव करना टीचिंग के अंदर। टीचिंग में छात्र की सीखने की जो शैली है, जो स्टाइल है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है? तो हमारे जो रिस्पॉन्स हैं उसके ऊपर उसकी परफॉर्मेंस का क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हमने सिखाया तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे हमें पता लग जाएगा। और हम जब टेस्ट वगैरह या फिर कुछ असेसमेंट करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इससे हमारी जो लर्निंग स्टाइल है वो बच्चे की समझ में आ रही है या नहीं आ रही, वो हम एनालाइज कर सकते हैं। टीचिंग में प्रभावी मूल्यांकन जिसको हम इफेक्टिव असेसमेंट बोलते हैं, इसके लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे सूटेबल तरीका है डाइवर्स असेसमेंट मेथड्स। डाइवर्स असेसमेंट मेथड के अंदर आप उनकी रिटन एग्ज़ाम ले सकते हो, ओरल एग्ज़ाम ले सकते हो, उनको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हो, मॉडल दे सकते हो। अलग अलग जो असेसमेंट के तरीके हैं, सारे जो मेथड्स हैं वो आप यूज़ करते हो। उससे क्या है आपकी जो असेसमेंट है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे प्रोजेक्ट बनाने में अच्छे होते हैं। तो आप ओवरऑल जब अलग अलग जब असेसमेंट के मेथड्स यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक प्रभावी मूल्यांकन मिलेगा। शिक्षण के दौरान छात्रों की सीखने की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है? जब बच्चे सीख रहे हों तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो उनको सॉल्व करने के लिए सपोर्टिव रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल गाइडेंस, उनको सॉल्व करने के लिए सपोर्टिव जो संसाधन है, जैसे कि सपोर्टिव रिसोर्सेज में आप उनको कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, कोई और दूसरी बुक सजेस्ट कर सकते हो, नोट्स के बारे में बता सकते हो, या फिर उनको आप इंडिविजुअली गाइड कर सकते हो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अच्छा तरीका है बच्चों का। टीचिंग में छात्र की प्राथमिकताओं का सम्मान क्यों महत्वपूर्ण है? जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रेफरेंस है, प्राथमिकता है, वो टीचिंग के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वो हैं मोटिवेट और असिस्ट करने के लिए उनको लर्निंग में। वो जब लर्निंग कर रहे हों, सीख रहे हों, उसके लिए उनको मोटिवेट करना और असिस्ट करना। असिस्ट करने का मतलब उनकी हेल्प करना। ये जो है इससे क्या होगा, छात्र की प्राथमिकताओं का हम सम्मान कर सकते हैं। सारे बच्चे क्लास के अंदर एक जैसे नहीं हो सकते। टीचिंग में क्या तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं टीचिंग के अंदर वो पूछे गए हैं। तो ये सबसे पहले तो आपकी समझ है, इसके बाद में आपका मोटिवेशन और लास्ट में आपका मूल्यांकन। क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपका मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए और लास्ट में मूल्यांकन आप कितना अच्छा तरीके से कर पाते हो, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं टीचिंग में। टीचिंग के अंदर अनुसंधान और विकास का क्या महत्व है?
रिसर्च और डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा गया है कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इनकी इम्पोर्टेंस है इम्प्रूविंग एंड इनोवेटिंग टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों में सुधार और नवाचार के लिए। नवाचार का मतलब है आप कुछ ऐसा नया बच्चों को सिखाते हैं, नए तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। ये आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अब टीचिंग के अंदर अलग अलग जो नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनसे क्या होगा, आपकी जो शिक्षण विधियां हैं उनके अंदर सुधार आएगा। पहले जैसे कि हम ऑफलाइन टीचिंग की बात करते थे, पॉसिबल नहीं था बहुत सारी जो टीचिंग के मेथड हैं उनको यूज़ करके सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। लेकिन अभी हमारे सामने एक डायग्राम आ जाता है, ऐसी ऐसी जो मुश्किल कैलकुलेशन है वो हम इजीली कर सकते हैं। ऑनलाइन हम बहुत सारे जो लर्निंग के प्लेटफॉर्म हैं उनसे हम सीख सकते हैं। और ये सारे जो टीचिंग मेथड हैं इनमें इनोवेशन आ गया है, अब नयापन आ गया है। ये रिसर्च और डेवलपमेंट निश्चित रूप से क्या करते हैं, हेल्प करेंगे टीचिंग में। टीचिंग के दौरान छात्रों की अभिव्यक्तियों को कैसे समझा जा सकता है, अंडरस्टूड ड्यूरिंग टीचर्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप कैसे समझोगे, तो उनके एक्सप्रेशन आप फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकते हो और उनके रिस्पॉन्स से समझ सकते हो। जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे के जो भाव हैं, उनसे आप इजीली पता कर सकते हो कि बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्स से भी आप पता लगा सकते हो। ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षण में प्रेरणा बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी हो सकती है? टीचिंग के अंदर आप मोटिवेट कैसे रखोगे बच्चों को? उस मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आप मोटिवेशनल कंटेंट और एक्टिविटीज़ आपको करवानी पड़ेंगी। मोटिवेशनल कंटेंट का मतलब है बच्चों को ऐसी कोई कहानी आप सुना सकते हो जिससे बच्चे मोटिवेट हों। मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ उनको करवानी पड़ेंगी। कोई भी एक्टिविटी या फिर गतिविधि उनको करा सकते हो जिससे कि बच्चे अपने आप को मोटिवेट फील करें। मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो उनको कोई एक्टिविटी करवा सकते हो कि मान लीजिए आपने ओलंपिक में मेडल जीत लिया। अब आप किस तरीके से अपना स्पीच दोगे, अपने घर वालों को क्या क्या बताओगे, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप क्या करोगे, ये बच्चों को मोटिवेट करेंगी एक्टिविटीज़। टीचिंग में व्यक्तिगत दृष्टिकोण को कैसे शामिल किया जा सकता है? टीचिंग के अंदर जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, इसको हम कैसे शामिल करेंगे? तो छात्रों की जो व्यक्तिगत रुचियां हैं और ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग इंडिविजुअल क्या रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा, सभी की अलग अलग आवश्यकताएं रहेंगी। उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग हम हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव बना सकते हैं हर एक बच्चे के लिए। टीचिंग में समन्वय का महत्व क्या होता है? कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है कि टीचिंग के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो टीचिंग के अंदर मेकिंग दैट टीचिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, टीचिंग का जो मेथड है, उसको सुव्यवस्थित करना और प्रभावी बनाना, ये क्या है, टीचिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करता है। टीचिंग के लिए एक शिक्षक को कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो टीचर को अपनाना चाहिए सपोर्टिव और मोटिवेटिंग अप्रोच। बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करना है, उनको लर्निंग के अंदर आपको सपोर्ट करना है और बार बार इनको मोटिवेट करते रहना है। आपकी जो अप्रोच है वो मोटिवेटिव और सपोर्टिव दोनों होनी चाहिए। टीचिंग के अंदर छात्रों की समझ को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो सबसे अच्छा तरीका क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशंस। छात्रों की समझ कैसे बढ़ेगी? आप कुछ भी उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, वो क्लियरली एक्सप्लेन करोगे। क्लियरली मतलब साफ और स्पष्ट उनको एक्सप्लेन करोगे और कंसिस्टेंट आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है आपने बीच में ऐसा कुछ छोड़ नहीं दिया है, कुछ स्किप नहीं कर दिया हो। आपकी जो एक्सप्लेन है या फिर व्याख्यान है वो कंसिस्टेंट रहेगा, उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मान लीजिए एक कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक में 5 पॉइंट हैं, तो आप पाँचों पॉइंट्स को सीक्वेंस में एक के बाद एक अरेंज करके अगर पढ़ाते हो क्लियरली, तो बच्चों की समझ और अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। टीचिंग में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी हो सकती है? इसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन और उनको एनकरेज करने की, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमें इंटरेक्टिव और
पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। इंटरेक्टिव मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो इंटरेक्टिव हों। इंटरेक्टिव आने का मतलब है जिनको करने का मन करे, और पार्टिसिपेटरी सभी उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें भागीदारी लें। ऐसी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी चाहिए। उससे बच्चे प्रोत्साहित होंगे और भागीदारी उनकी हम सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग जरूरी है, उससे बच्चे एनकरेज होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। टीचिंग में एक शिक्षक को छात्रों के साथ किस प्रकार का संबंध बनाए रखना चाहिए। रिलेशन की बात हो रही है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो आपका रिलेशन सपोर्टिव और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। सहायक और सम्मानजनक संबंध आपका टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर रहेगा तो ये एक अच्छा रहेगा टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए। टीचिंग में छात्रों को कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं वो आप कैसे बढ़ाओगे। छात्रों की जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप की जो शिक्षण विधियां हैं और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से कैसे चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ उनसे कराओगे। चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है, मान लीजिए बच्चे स्टेज पर जाने से घबरा रहे हैं, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ कराओगे कि बच्चों को स्टेज फियर दूर हो, स्टेज पर जाएं, अपनी एक्टिविटीज़ करें। वो उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। डाइवर्स टीचिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। अलग अलग टाइप के मेथड आप यूज़ करोगे, उससे क्या है बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ेंगी, दिमाग उनका ब्रॉड होगा। टीचिंग में शिक्षक की भूमिका को कैसे सुधार सकते हैं। टीचर है वो इम्प्रूव कैसे करेगा टीचिंग में, इसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट और नए मेथड उसको यूज़ करने चाहिए। ऐसा ही एक एमसीक्यू हमने लास्ट भी देखा था। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब है आप जो काम कर रहे हो, आप जो टीचिंग कर रहे हो, उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आप जो मेथड्स यूज़ कर रहे हो उसमें आपको डेवलपमेंट करना है, उनको इम्प्रूव करके आप अच्छे तरीके से टीचिंग करा सकते हो, और एक टीचर के रूप में जो आपका रोल है वो एक अच्छा हो जाएगा। टीचिंग में छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि आप स्टूडेंट्स के ये दोनों डेवलपमेंट किस तरीके से इनक्रेज करोगे। आप सपोर्टिव इन्वायरमेंट रखोगे और सोशल एक्टिविटीज़ उनसे कराओगे। सपोर्टिव इन्वायरमेंट रखोगे तो बच्चे क्या है, इमोशनली डेवलप करेंगे। बच्चा अगर परेशान है, आप उसको समझाते हो, सपोर्टिव रहते हो, तो उससे क्या होगा, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होगा। सोशल एक्टिविटीज़ बच्चे से करवाते हो तो बच्चे का सोशल क्या होगा, डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। टीचिंग में नवीनतम प्रौद्योगिकियां का उपयोग कैसे किया जा सकता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है, वो आप कैसे करोगे। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका तो यूज़ हमें करना ही चाहिए, शिक्षण विधियों में शामिल करके। जैसे कि आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें आप जब बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ऑनलाइन उनको पढ़ा सकते हो, या फिर आप ऐसे पीपीटी बनाकर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो। डायग्राम, इमेज, पिक्चर्स, वीडियोस उनको दिखाओगे। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इससे क्या है, थोड़ी सी इंटरेक्टिव हो जाएगी आपकी स्टडी। आप अगर पढ़ा रहे हो तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी वो बच्चों के लिए। टीचिंग में छात्र की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको आप कैसे बढ़ाओगे। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ करवानी होंगी और ग्रुप डिस्कशंस करवाने होंगे। देखिए जो आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसके ऑप्शंस आपको अलग अलग मिलेंगे। उन अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर टच करना है। जैसे कि ऐसा ही क्वेश्चन हमें पहले भी देखने को मिला था, लेकिन उसके ऑप्शंस अलग थे। अब इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सबसे सही बैठता है। बच्चों से आप मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ कराओ और ग्रुप डिस्कशंस कराओ, उससे क्या है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। टीचिंग में स्व मूल्यांकन का क्या महत्व है। सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है, इसका टीचिंग के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो शिक्षक की विकास और सुधार के लिए जो टीचर्स है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि जब आप अपने आप को असेस करोगे, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट करने का मतलब है आपने कोई क्लास ली, उस क्लास का फीडबैक मान लो अच्छा नहीं है, आपको लगा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको अपने अंदर डेवलपमेंट की नीड है। खुद आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। ये सब करने से क्या होगा, धीरे धीरे जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट हर एक सेशन में, हर एक साल में करोगे तो आपकी जो टीचिंग स्टाइल्स हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाएंगी। टीचिंग में छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। टीचिंग में छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। टीचिंग में छात्रों को प्रेरित करने के लिए आपको क्या करना है,
कि विविधताओं को कैसे स्वीकारा जा सकता है। डाइवर्सिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की, उनको आप कैसे एक्सेप्ट करोगे। डाइवर्सिटीज़ का मतलब सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, उनको आप एक्सेप्ट कैसे करोगे। तो समावेशी शिक्षण विधियों और सामग्रियों के माध्यम से। इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स, इंक्लूसिव का मतलब है इसके अंदर हमारे सारे बच्चे शामिल हो जाते हैं, और जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल या फिर ऐसा जो सामग्री है वो आप यूज़ करोगे, उसका आप इस्तेमाल करके अलग अलग जो बच्चे हैं डाइवर्सिटी के, विविधता वाले बच्चे हैं, उनको आप एक जगह बैठाकर एक तरीके से जब आप समझाओगे तो इससे सभी बच्चे वो एक्सेप्ट करेंगे, आपका जो तरीका है उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। टीचिंग में सहयोगात्मक सीखने के क्या लाभ हैं? कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? इससे साझा ज्ञान और सामाजिक कौशल में वृद्धि होती है। नॉलेज एक दूसरे से हम शेयर करते हैं और हमारे जो सोशल स्किल है वो बढ़ती हैं, क्योंकि कोलैबोरेट करने का मतलब है, मान लीजिए ये एक ग्रुप है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये एक स्कूल ए का ग्रुप है, ये स्कूल बी का ग्रुप है। अब ये जो दोनों ग्रुप हैं इनके बीच में हमें क्या करना है, सिखाना है। मान लीजिए इन दोनों ग्रुप्स को हमने बैठा दिया और अब हमें कोई लर्निंग या फिर कोई टॉपिक इनको एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होगा, ये ग्रुप दूसरे ग्रुप को कुछ नई बातें बताएगा, दूसरा ग्रुप पहले वाले ग्रुप को बताएगा, इसके साथ साथ एक दूसरे से वो मिलेंगे, दोस्त बनेंगे। तो ये सोशल स्किल्स बढ़ती हैं इससे जब हम कोलेबोरेट करते हैं। कोलेबोरेट करने का मतलब यही हो गया कि एक जो बड़ा इंस्टीट्यूट है वो दूसरे से मिल जाता है, वो कोलेबोरेशन होता है। टीचिंग में शिक्षक की संवाद क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है? जो कम्युनिकेशन स्किल है एक टीचर की, वो टीचिंग में इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमसे पूछा है। तो क्लियर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स के साथ आप बनाते हो, वो आप कम्युनिकेशन स्किल से ही बनाते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, किसी बात को आप सही तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपकी टीचिंग के अंदर निश्चित रूप से प्रॉब्लम आएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे नंबर पर आता है। टीचिंग में नए तरीकों को अपनाने का लाभ क्या है? जो नए मेथड हैं उनको टीचिंग के अंदर जब हम अडॉप्ट करेंगे उसके बेनिफिट क्या हैं? तो उसके बेनिफिट हैं टीचिंग रिलेवेंट एंड इफेक्टिव। आपकी जो टीचिंग है वो रिलेवेंट हो गई, जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, सिखा रहे हो, उसके रिलेवेंसी होगी, उसकी प्रासंगिक होगी और प्रभावी बनेगी। आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बनेगी अगर आप नए मेथड्स का यूज़ करते हो। नए मेथड्स में आपके बहुत सारे मेथड्स आ सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग आ सकती है, आप स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं उनका यूज़ करके आप अपने टीचिंग को और प्रभावी और प्रासंगिक बना सकते हो। टीचिंग के अंदर अभिभावकों की भूमिका को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? पेरेंट्स के रोल की बात हो रही है कि टीचिंग में आप उनको कैसे प्रमोट करोगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी भूमिका बढ़े, उनका रोल अच्छा हो। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन और इन्वॉल्वमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि टीचर्स रेगुलरली अगर पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो गया। उनको आप पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, आप थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, आपका बच्चा और अच्छा परफॉर्म करेगा। और आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, अलग अलग जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें उनको बुला रहे हो, जब टेस्ट का रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आते हैं, उनमें आप उनको बुलाते हो। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी होगा, इन्वॉल्वमेंट भी होगा, और जो पेरेंट्स हैं वो अच्छा फील करेंगे कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सही तरीके से जा रहा है। टीचिंग के अंदर समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं? हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिविटी टीचिंग के अंदर, उसको प्रमोट करने के लिए हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए? तो इसके लिए हमें डाइवर्स टीचिंग मेथड एंड रिसोर्सेज यूज़ करना है। इसको हमने कई बार देखा है, विविध शिक्षण विधियाँ जो कि हमने बात करी थी कौन कौन सी होती हैं, डाइवर्स टीचिंग मेथड के साथ साथ अलग अलग रिसोर्सेज। आप ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक है उसी से आप पढ़ाओ, आप ऑनलाइन कोई नोट्स लेकर आ सकते हो, वीडियोज़ की हेल्प से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। हमारा जो मेन मकसद है बच्चों को उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। टीचिंग में आत्म संवेदनशीलता का क्या महत्व है? सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है, उसका टीचिंग के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमसे पूछा गया है।
तो शिक्षक की प्रभावशीलता और विकास के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। टीचर्स की इफेक्टिवनेस और टीचर्स की जो डेवलपमेंट है उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। सेल्फ अवेयर का मतलब जो टीचर है वो अपने आप में कितना संवेदनशील है, कितना अवेयर है। टीचिंग में तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल टूल्स की बात हो रही है, उसको इफेक्टिवली हम कैसे यूज करेंगे टीचिंग में। तो उनको यूज करेंगे हम शिक्षण विधियों में एकीकृत करके, इंटीग्रेटिंग देम इनटू टीचिंग मेथड। आपका टीचिंग मेथड चौक और बोर्ड पर अगर है तो आप उसको स्मार्ट बोर्ड पर लेकर आ सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बच्चों की करवा सकते हो, एक वीडियो बनाकर बच्चों को दिखा सकते हो। ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, इससे बच्चे अच्छा फील करेंगे और उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। टीचिंग में कार्यात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा है कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है वो टीचिंग के अंदर क्या काम करता है। तो ये इम्प्रूविंग एंड गाइडिंग दैट टीचिंग प्रोसेस। दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, दूसरा होता है समेटिव। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो जब आप किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हो, उसको वहीं पर चेक कर लेते हो। जैसे कि मान लीजिए एक वीक में आपने एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक का नेक्स्ट जो वीक है उसमें टेस्ट ले लिया, तो लगातार जब आप टेस्ट लेते चले जाते हो और फिर बच्चे की कमजोरी पर काम करते हो, वो आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कार्यात्मक मूल्यांकन। लेकिन जब लास्ट में आप मूल्यांकन करते हो, जैसे कि आपके जो यूनिट टेस्ट या फिर क्लास टेस्ट हैं वो तो आ जाएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट में। आपकी जो फाइनल एग्जाम है वो किसके अंदर आएगी, समेटिव असेसमेंट के अंदर आएगी, जो कि लास्ट में आप एग्जाम लेते हो। इन दोनों का आपको ध्यान रखना। टीचिंग में प्रेरणा या फिर मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कौन सी विधियां उपयोग हो सकती हैं, तो इसको हमने देखा भी है। पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए और मोटिवेशनल स्टिमुली होनी चाहिए। स्टिमुली मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो बच्चों को मोटिवेट करें, इनसे क्या होगा, बच्चों में मोटिवेशन आएगा। टीचिंग में प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीकें उपयोगी हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए हमें क्या पूछा गया है, यूजफुल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इन टीचिंग। तकनीक के बारे में पूछा गया कि कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो आपके जो रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, स्ट्रक्चर और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा बाकी जो तीन ऑप्शन है वो देख सकते हो, वो कहीं पर भी इस क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ नहीं है। तो आपके जो रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो उनको यूज़ करना है। क्लियर रूल्स का क्या मतलब है, जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको कोई टॉपिक अगर एक्सप्लेन करना है तो बीच में कोई नहीं बोलेगा उस टाइम पर। ऐसे कुछ छोटे मोटे रूल्स आप बना सकते हो। आपकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, संरचना किस तरीके से आप एक्सप्लेन करने वाले हो। किसी बच्चे को अगर नहीं आ रहा हो कोई टॉपिक समझ में, तो उसको पॉजिटिवली कैसे रीइंफोर्स कर सकते हो, कैसे उसको प्रोत्साहित कर सकते हो। टीचिंग में संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधियां प्रभावी हैं। हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, चैलेंजिंग एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज। इसका हमने डिस्कस भी किया था, सिमिलर सा ही एक एमसीक्यू लास्ट में भी आया था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कॉग्निटिव जहाँ कहीं भी बात आ जाए, ज्ञान की, दिमाग की जहाँ कहीं भी बात हो, तो हम ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जो कि चैलेंजिंग हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। टीचिंग में अनुकूलनशीलता का क्या महत्व है, एडेप्टिबिलिटी टीचिंग के अंदर क्या होती है या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बदलती परिस्थितियों में छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार समायोजन के लिए अलग अलग जो सरकमस्टेंसेस हैं जो चेंज हो रहे हैं उनसे एडजस्ट करना, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जब हम उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो एडेप्टेबिलिटी होती है टीचिंग में। कैसे होती है, देखिए समझिए। आज के टाइम पर जब हम बच्चों को कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आज का एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा। हम पुराने टाइम का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। जैसे कि कोई कुआं है, उस कुएं से पानी लेकर आओगे तो आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी आपको फूड से मिलेगी। तो ऐसा जो एग्जाम्पल है वो रिलेवेंट नहीं है, आप अडेप्ट नहीं कर सकते। टीचिंग को अगर अडेप्ट करना है आज के टाइम पर तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप कोई नया एग्जाम्पल दोगे। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अडेप्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, अनुकूलनशीलता टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
टीचिंग में नेतृत्व कौशल का क्या महत्व है, लीडरशिप स्किल्स की बात हो रही है, टीचिंग के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमसे पूछा है। तो ये गाइडिंग और मोटिवेटिंग द टीचिंग प्रोसेस, क्योंकि जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होगी, वो क्या करेगी, आपको मोटिवेट और प्रेरणा का काम करेगी, मार्गदर्शन का काम करेगी, क्योंकि लीडर हमेशा क्या करता है, गाइड करता है, सभी को गाइड करने का काम करता है। उसको देखकर बाकी लोग वही काम करते हैं और एक दूसरे को देखकर वो मोटिवेट होते हैं। टीचिंग में संचार कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, वो टीचिंग के अंदर आप कैसे डेवलप करोगे। तो उनको डेवलप करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार, और फीडबैक लेना चाहिए। बच्चों से फीडबैक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों से पूछ सकते हैं कि मैं आपको धीरे पढ़ाता हूँ, तेज पढ़ाता हूँ, मेरे तरीके में मुझे क्या और चेंज करना चाहिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे बार हमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी होनी चाहिए। टीचिंग में छात्रों की आत्म प्रेरणा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, सेल्फ मोटिवेशन, बच्चे अपने आप ही मोटिवेट हों, उसको आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे बढ़ावा दे सकते हो। उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और गोल सेटिंग करनी चाहिए। मतलब बच्चों के लिए कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होने चाहिए, जैसे कि बच्चों को छोड़ दिया कि ये प्रोजेक्ट आपको 10 दिन में करना है, 10 दिन में अगर नहीं भी करते हो तो 15 दिन में इसको सबमिट कर देना। उनके लिए अलग अलग हमने गोल सेट कर दीजिए, उनके अगर गोल सेट कर दीजिए, उनके अगर हमने गोल सेट कर दिए, तो अब उस गोल के ऊपर बच्चे काम करेंगे। इससे क्या है, बच्चे खुद से ही मोटिवेट होंगे, उनको खुद ऐसा रियलाइज होगा कि ये काम मुझे खुद करना है विदाउट किसी हेल्प के। टीचिंग में छात्रों की समावेशिता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, सारे बच्चे शामिल कैसे होंगे, उनको हम कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे टीचिंग में। तो हम इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिस और रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन आए तो। टीचिंग में फीडबैक का क्या महत्व है, फीडबैक का अच्छा महत्व है, इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और मोटिवेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। मोटिवेशन से कैसे हेल्पफुल होगा, मान लीजिए आपकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है, उससे बच्चे कैसे मोटिवेट होते हैं, ये फीडबैक आपको मिलता है तो अच्छी चीज़ है, आप अपने आप को डेवलप करते हो और धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। टीचिंग में तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं, उनका क्या महत्व है, उनका भी अच्छा खासा महत्व है। हम क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे, और टीचिंग मेथड्स हैं उनको इफेक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमेशा अपडेट रहते हो कि अभी जो करंट में है टेक्नोलॉजी वो क्या चल रही है। टीचिंग मेथड्स में कौन सी जो मेथड है वो छात्रों को विचारशील और आलोचनात्मक सोच के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को क्रिटिकली और एनालिटिकली सोचने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड क्या करता है, प्रेरित करता है, तो वो करता है सोक्रेटिक मेथड। ध्यान में रखना है, क्रिटिकली और एनालिटिकली, विचारशील और आलोचनात्मक। कौन सी शिक्षण विधि अनुभवजन्य, इसको हम एक्सपीरियंस लर्निंग बोलते हैं, ऐसी लर्निंग को बढ़ावा कौन सी मेथड देगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, उस प्रोजेक्ट में आप क्या सीखते हो, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर शामिल होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। कौन सी शिक्षण विधि छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति को प्राथमिकता देती है, इसकी बात हो रही है स्टूडेंट प्रोग्रेस की। स्टूडेंट प्रोग्रेस को प्रायोरिटाइज करने का जो मेथड है वो टीचिंग मेथड है सेल्फ पेस्ड मेथड, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग पेस होती है, अलग अलग स्पीड होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, उसको जो सीखने की जो लर्निंग है, उसकी जो स्पीड है, वो अब बच्चा खुद के ऊपर अगर करेगा तो स्टूडेंट की प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है। हमें बच्चे पे छोड़ देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, अब बच्चे पे छोड़ देना चाहिए कि वो कितना जल्दी उसको सीख पाता है। कौन सी विधि समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में सहायक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्पफुल होने वाली, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करने में कौन सी जो मेथड है वो आपकी हेल्पफुल रहेगी, सहायक होगी, वो आपका होगा केस स्टडी। केस स्टडी से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे की इंप्रूव होते हैं। कौन सी विधि छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है,
बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कौन से टीचिंग मेथड से आएगी? वो आएगी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से। बच्चे कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा? क्रिएटिविटी आएगी, नया सोच पाएंगे बच्चे। कौन सी विधि शिक्षण में संवादात्मक सीखने को प्रोत्साहित करती है? इंटरेक्टिव लर्निंग की बात करते हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग क्लासरूम डिस्कशन से आएगा। इंटरेक्टिव लर्निंग का मतलब आप बच्चों से बात कर रहे हो, बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, उससे बच्चों की इंटरेक्टिव लर्निंग है वो बढ़ेगी। इंटरेक्ट करना मतलब बातचीत करना। बातचीत करने से भी बच्चा सीखता है, किस तरीके से बात करनी है वो भी बच्चों को जब हम सिखाते हैं, वो लर्निंग आपकी क्लासरूम डिस्कशन से इम्प्रूव होगी। इस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने 50 उस वीडियो में और 50 इस वीडियो में लगभग 100 के अराउंड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर मिलेगी। और बाकी जो चैनल की नई अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहने के लिए स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्यूचर में जो भी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगी उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और अगर आपको तैयारी करनी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसके लिए स्पोर्ट्स इंजीनियर आपका अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी, आपकी हेल्प करेगी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।